हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास नाइन्थ पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 डिस्कशन कर रहे हैं और इसमें मैं ऑलरेडी पहले से 2 वीडियो डाल चुका हूं और ये थर्ड नंबर का वीडियो है। और पहला वीडियो में हम लोग डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंस देखे थे। दूसरा वीडियो में, सेकंड वीडियो में हम लोग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी देखे थे। क्या देखे थे? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। बट एनसीईआरटी से थोड़ा हटकर डेमोक्रेसी का पॉइंट नोट किए थे, केवल क्या कौन कौन सा पॉइंट हो सकता है फीचर में काउंट। अब हम लोग क्या करेंगे, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे विथ सम केस स्टडी, विथ सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में 4 फीचर दिया हुआ है। जैसे एक फीचर है मेजर डिसीजन टेकन बाय द इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, और दूसरा फीचर यहाँ देखिए, दूसरा फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यहाँ देखिए। तीसरा फीचर है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। और चौथा फीचर है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ये चारों के बदले में कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, किसी किसी कंट्री का एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पे ये सब वैलिड नहीं है और उसे हम लोग इस आधार पे, इस बेसिस पे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। तो उसी पे पहला का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। जो पहला केस है, तो टॉपिक डालिएगा, आप लोग टॉपिक डालिएगा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी विथ एग्जाम्पल्स और केस स्टडी। चलिए, समझ गए होंगे। नहीं, फीचर्स पढ़ा रहे हैं फिर से डेमोक्रेसी का, लेकिन एग्जाम्पल के साथ और केस स्टडी के साथ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो सबसे पहला हम लोग फीचर्स को डिस्कशन करेंगे। तो अब डालिए उसमें नंबर 1 पहला फीचर। तो पहला फीचर का हेडिंग तो यही रहेगा, मेजर डिसीजन टेकन बाय द इलेक्टेड मेंबर। मेजर डिसीजन टेकन बाय द इलेक्टेड मेंबर्स या इलेक्टेड लीडर्स। चलिए, अब देखो इसमें केस क्या है। केस पाकिस्तान का दिया गया हुआ है, क्योंकि हम लोग का नेबर कंट्री पाकिस्तान है, बट वहाँ एक्चुअली इलेक्शन तो होते हैं, बट कुछ कंडीशन है, कुछ केस एक समय था। तो वही है, इन पाकिस्तान में एक आर्मी का चीफ था, जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ था आर्मी के चीफ का। क्या नाम था? जनरल परवेज मुशर्रफ। लीड अ मिलिट्री कूप मतलब आर्मी का ग्रुप इन अक्टूबर 1999, यानी 1999 में पाकिस्तान का जो मिलिट्री का कूप का हेडिंग करने वाला था, उसका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, आर्मी का समझो एक तरह का हेड था। देखिए, ही ओवर थ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। मतलब उन्होंने क्या किया, जो आर्मी का हेड था, क्योंकि आर्मी के हाथ में पूरा पावर है, आर्मी के हाथ में ही सब कुछ है, गन एनीथिंग। तो उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थे कहाँ के, पाकिस्तान के, उसको ओवर थ्रू फेंक कर दिया, मतलब उखाड़ कर फेंक दिया। मतलब उसके हेड को, पीएम को, प्रेसिडेंट को क्या कर लिया, कब्जा कर लिया गन के माध्यम से, पावर के माध्यम से, और खुद को डिक्लेयर किया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, यानी पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव है। चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब सबसे बड़ा कार्य करने वाला, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जो पीएम हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझे होंगे कि जनरल परवेज मुशर्रफ क्या थे, मिलिट्री कूप के हेडिंग करते थे 1999 में, अक्टूबर 1999 में इन्होंने डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवर थ्रू कर दिया, उखाड़ कर फेंक दिया और खुद को घोषित कर लिया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री। यानी इसको लालच था कि पाकिस्तान पर आज मेरा चलेगा। ठीक है, अब देखिए, लेटर ही उसके बाद यह चेंज हिज डेजिग्नेशन, मतलब उसके बाद अपने सच टू प्रेसिडेंट, मतलब वो अपने आप को क्या बनाया था, चीफ एग्जीक्यूटिव, कि हाँ पाकिस्तान में जो भी कार्य होगा उस सबका हेडिंग हम करेंगे। लेकिन बाद में अपने मानसिकता को, अपने मन को चेंज किया और बोला कि नहीं, अब हम बनेंगे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट। ठीक है, चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। उन्होंने प्रेसिडेंट यानी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनने का सपना देख लिया। कौन? परवेज मुशर्रफ। ठीक है, और इसके लिए इन 2002, देखो 1999 में यह क्या किया, तो ओवर थ्रू किया था, यानी लगभग अप्रॉक्स अक्टूबर के बाद है, समझो खत्म, 2 साल बाद 2002 हेल और रेफरेंडम, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर, रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है लोगों से पूछना, जनमत संग्रह कराना।
रेफरेंडम मतलब होता है कि हम इस गद्दी पर बैठे या ना बैठे वो हम लोग से पूछ लेंगे। अगर मैक्सिमम लोग कहा कि हाँ बैठ जाइए, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेफरेंडम। ठीक है। तो 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने रेफरेंडम कराया कि हम पीएम बने या ना पीएम बने। लेकिन वो तो आर्मी का हेड था, उसके हाथ में पूरा आर्मी था, और वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान बन गया था, इसलिए सब कुछ उसके हाथ में था। तो उन्होंने क्या किया, लोगों से अपने पावर के बदौलत डरा धमका कर रेफरेंडम में अपना जीत हासिल कर लिया कि हाँ हम पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनेंगे, यानी परवेज मुशर्रफ। तो ये लिख रहा है रेफरेंडम इन द कंट्री डैट ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन, यानी रेफरेंडम कराया जिससे 5 साल एक्सटेंशन इसको मिल सकता था, किस चीज़ का, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो सुन लो, 3 चीज़ बताएं। परवेज मुशर्रफ 1999 में, अक्टूबर 1999 में आर्मी का हेड कर रहा था। उन्होंने गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक दिया था पाकिस्तान को, खुद को बना लिया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, और 2002 में प्रेसिडेंट बनने के लिए रेफरेंडम करवाया। आप आई होप यहाँ तक समझे होंगे। अब देखिए, लेकिन ये रेफरेंडम कोई प्योर रेफरेंडम नहीं था, डेमोक्रेटिक रेफरेंडम नहीं था, ये ज़बरदस्ती का रेफरेंडम था। ठीक है। तो देखिए क्या है, गलत ट्रिक अपनाया गया था, गलत तरीका अपनाया गया था। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पाकिस्तान का जो भी मीडिया होगा, ह्यूमन राइट जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, एंड द डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, ठीक है, एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, मतलब वहाँ के मीडिया, वहाँ के ह्यूमन राइट कमीशंस, वहाँ के जितने भी एक्टिविस्ट्स है, वो सब कहते थे कि ये रेफरेंडम है बेस्ड ऑन, देखिए बेस्ड ऑन क्या चीज़ में है, एनसीईआरटी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, चलिए मैं जूम करते हैं। देखिए बेस्ड ऑन वाट, देखिए यहाँ पर बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिसेज, मतलब गलत तरीका, मैल प्रैक्टिसेज मतलब गलत तरीका, एंड द फ्रॉड, मतलब वहाँ के मीडिया, वहाँ का ह्यूमन राइट कमीशन, वहाँ का डेमोक्रेसी जो एक्टिविस्ट थे, यानी अच्छे अच्छे लोग भी सरकार के दबाव में आके, सॉरी सरकार के दबाव में नहीं, बोलते थे कि जो रेफरेंडम करवाया था जनरल परवेज मुशर्रफ, वो मैल प्रैक्टिसेस था, मतलब गलत तरीके से किया गया था, और फ्रॉड था, धोखेबाजी से किया गया था। ठीक है। इन अगस्त, अब अगस्त 2002 में देखिए, इन अगस्त अब माल प्रैक्टिस करके वो रेफरेंडम करवा लिया और जीत गया, अब खुद को बना लिया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कौन? जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है। अब अगस्त 2002 में क्या हुआ सुनिए। अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क मतलब होता है लीगल नोटिस। उन्होंने क्या किया, 2002 में, मतलब प्रेसिडेंट बनने के बाद अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया, मतलब एक लीगल नोटिस जारी किया। ठीक है। एक लीगल नोटिस जारी किया, फ्रेमवर्क तैयार किया, मतलब ब्लूप्रिंट तैयार किया। ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर डैट एमेंड, और इस ऑर्डर में क्या था, इस नोटिस में क्या था, एमेंड मीन्स होता है सुधार करना, संशोधन करना, चेंज करना, अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और अगस्त 2002 में लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया, उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, और अमेंड करके कुछ ऐसा जोड़ा होगा जिससे ये कंटिन्यू कर सकता अपने पोस्ट को प्रेसिडेंट की तरह। और उसमें क्या किया था, देखिए पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर और अमेंडमेंट द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज। यानी इस ऑर्डर में क्या था कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट बना था, जो जनरल परवेज मुशर्रफ क्या बना था, प्रेसिडेंट बना था, वो नेशनल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, नेशनल असेंबली को और प्रोविंशियल असेंबली को क्या करेगा, डिसमिस कर देगा, खत्म कर देगा, इंड कर देगा, डिसमिस कर देगा। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है जनरल परवेज मुशर्रफ, एक लीगल फ्रेमवर्क नोटिस जारी करके, और उस नोटिस में या उस अमेंडमेंट में क्या किया कि वह डिसमिस कर दिया, ख़त्म कर दिया, किसको, नेशनल असेंबलीज को और प्रोविंशियल असेंबली को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। तो अब वो कोई गवर्नमेंट नहीं है, और उसके जगह पे, दोनों गवर्नमेंट के जगह पे कोई नया चीज़ व्यवस्था किया। और द वर्क ऑफ द सिविलियन, मतलब जनता का काम, कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब स्टेट पर काउंसिल ख़त्म कर दिया और सेंटर पर काउंसिल ख़त्म कर दिया। उसके जगह क्या ला दिया, उसके जगह ये ला दिया, एक मिनट रुकिए मैं कलर थोड़ा चेंज कर लो तो लाइट कलर का। देखिए उसके जगह पर ये क्या ला दिया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। उसकी जगह क्या ला दिया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो क्या करेगा,
वहाँ क्या सुपरवाइज करेगा, जो भी कैबिनेट काम करेगा उसको देखेगा, विच इज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स। यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे ज़्यादा जो लीडिंग करने वाला आदमी होगा वो मिलिट्री ऑफिसर होगा। कौन होगा? मिलिट्री ऑफिसर्स, विच इज़ लीडिंग बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स। यानी डोमिनेटेड मतलब सबसे ज़्यादा कौन होगा? मिलिट्री ऑफिसर्स। मतलब ये हुआ कि नेशनल असेंबली को, प्रोविंशियल असेंबली को जनरल परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट बनने के बाद हटा दिया और कहा कि इसमें जो भी कैबिनेट का काम होगा, सिविलियन कैबिनेट मतलब जो भी जनता के लिए काम होगा, उस सबका सुपरवाइज करेगा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और सिक्योरिटी काउंसिल में हेडिंग कौन करेगा? डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स, क्योंकि ऑलरेडी वो मिलिट्री था। अब मिलिट्री आपस में मिल के क्या कहता, पाकिस्तान के सरकार को हटा के खुद सरकार बना लिया था। तो देखिए, आफ्टर पासिंग दिस लॉ, जब ये लॉ पास हो गया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लीडिंग करेगा, तो इलेक्शन वेयर हेल्ड टू द नेशनल एंड द प्रोविंशियल असेंबली। अब इसके बाद कहा चलो ठीक है, तब तक अपना दबदबा बना लिया था, तब वो झूठ मूठ का इलेक्शन करवाया। जनरल परवेज मुशर्रफ झूठ मूठ का इलेक्शन करवाया, धोखा देने के लिए केवल इलेक्शन करवाया। तो आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शन वेयर हेल्ड टू नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, तब वो सेंटर में और स्टेट में फिर से इलेक्शन करवाया। सो पाकिस्तान हैज हैड द इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स। जी, इसलिए पाकिस्तान में जो भी रिप्रेजेंटेटिव बना उसके बाद उसका कुछ ना कुछ पावर था, बट पावर तो था, लेकिन देखो क्या हुआ, समझना अच्छे से। अब क्या हुआ, एक चीज़ बना दिया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना दिया, तब उसके बाद पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया, और इलेक्शन कराया था, कुछ रिप्रेजेंटेटिव का क्या हुआ, इलेक्शन हो गया, जो क्या आ गया, पावर में आ गया। लेकिन इस रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर बैठा कौन था? परवेज मुशर्रफ। और परवेज मुशर्रफ और साथ में कौन बैठा था? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और जनरल परवेज मुशर्रफ और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो कहता था वही इसका रिप्रेजेंटेटिव करता था। यानी जनता चुना रिप्रेजेंटेटिव को, बट रिप्रेजेंटेटिव वही काम करेगा जो जनरल परवेज मुशर्रफ कहेगा। तो आप ही लोग सोच के बताइएगा, क्या यह डिसीजन रिप्रेजेंटेटिव अपने मन से ले सकता था? क्या पब्लिक वेलफेयर में ले सकता था? तो नहीं, वो जो परवेज मुशर्रफ करेगा वही लेगा। यानी एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, पपेट बन गया था, कठपुतली बन गया था। रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, कठपुतली बन गया था, पपेट बन गया था। किसका? तो जनरल परवेज मुशर्रफ और आर्मी ऑफ पाकिस्तान का। लिखा हुआ बट, पढ़िएगा, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विथ मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल परवेज मुशर्रफ। यानी जो फाइनल पावर था परवेज मुशर्रफ में और मिलिट्री ऑफिसर में क्या था? रेस्टेड था। मतलब परवेज मुशर्रफ और मिलिट्री ऑफिसर्स जो कहेगा वही रिप्रेजेंटेटिव करेगा, किसका? पाकिस्तान का। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, बिकॉज in Pakistan major decision cannot taken by the elected members, it is taken on the order of the General Pervez Musharraf and military officers। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। चलते आगे, देखिए ये एक केस पढ़ाया जा रहा है आपको, केस बेस्ड स्टडी है, ठीक है। चलो उससे पहले मैं एक फ़ोटो दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो देखिए कितना ज़बरदस्त फ़ोटो बनाया है एनसीईआरटी। ये जो आर्मी का फ़ोटो दिख रहा है, ये डेमोक्रेसी, यानी इलेक्टेड मेंबर को अपने गोदी में बिठा लिया हुआ है। कौन? ये आर्मी का फोटो बना हुआ है। किसका फोटो बना हुआ है? आर्मी का। और आर्मी के अंदर क्या है? डेमोक्रेसी है। मतलब आर्मी जो कहेगा वही ये डेमोक्रेसी के माध्यम से करेगा। कौन? ये रिप्रेजेंटेटिव। तो ये देखो फोटो कितना अच्छा बनाया हुआ उसको समझाने के लिए। आर्मी के हाथ में डेमोक्रेसी आ गया है। तो चलिए आगे पढ़ते इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ देखिए, चलिए आई होप क्लियर दिख रहा हो, जूम कर दिए। देखिए clearly there are many reasons why Pakistan under the general Pervez Musharraf should not be called a democracy। मतलब इसलिए आप कह सकते हैं बहुत सारे कारण हैं जिससे हम लोग बोल सकते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। बहुत सारे कारण है। जो जब अभी की बात नहीं कर रहा मैं, कब की बात कर रहा हूँ? 1999 2002 की बात कर रहा हूँ, जब पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ के अंदर में था, उसका रूलिंग था वहाँ पे, तो हम नहीं कह सकते थे कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी कंट्री है या नहीं है। मतलब नहीं है, नोट। अब देखो, बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। कैन वी से डैट द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान। मतलब बोला ये तो समझ गए, लेकिन हम लोग फोकस करते हैं, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ के जो रूलर्स था वो इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान? अच्छा से तो नहीं कह सकते। तो ये लिखा हुआ है नॉट क्वाइट, बिल्कुल नहीं।
people may have elected their representative to the national and the provincial assemblies, but those elected representative were not really in the power। मतलब यही बोल रहा है कि पाकिस्तान के लोगों ने नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में लोगों को तो चुना, रिप्रेजेंटेटिव को तो चुना, लेकिन एक्चुअली वो पावर में नहीं थे। तो लिखा हो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वी आर नॉट रियली द, देखिए यहाँ पे एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ रियली द, यहाँ पे यहाँ देखिए रियली द रूलर्स, रियली द रूलर्स, यानी पाकिस्तान के लोगों ने जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुना वास्तव में वह रूलर्स नहीं है, वह गवर्नमेंट नहीं है। मेरे लैंग्वेज में बात करें तो दे आर द पपेट्स ऑफ आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ एंड अनदर आर्मी ऑफिसर्स। क्लियर है? तो यही क्वेश्चन था, क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना था? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के लोगों ने तो रिप्रेजेंटेटिव चुना था बट एक्चुअल लीडर्स हुए नहीं थे। इसका मतलब वो ओरिजिनल डिसीजन वो नहीं लेते थे, वेलफेयर में डिसीजन नहीं लेते थे। यानी पाकिस्तान एक ट्रू डेमोक्रेसी उस समय नहीं था जब परवेज मुशर्रफ का राज चलता था। देखिए कहानी समझ रहिएगा तो आप एग्जाम में लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो, दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, मतलब द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पाकिस्तानीज कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। और अगर रिप्रेजेंटेटिव फाइनल डिसीजन नहीं ले रहा है मतलब वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, वो डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी का फीचर्स को फॉलो नहीं कर रहा है। मैं बार बार आपको क्लास में बता रहा हूँ कि केवल इलेक्शन नहीं डिसाइड करेगा कौन कंट्री डेमोक्रेसी है कौन कंट्री डेमोक्रेसी नहीं है। आगे देखिए, द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद द आर्मी ऑफिसर्स एंड विथ जनरल परवेज मुशर्रफ एंड द नन ऑफ द देम वेयर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो वही चीज़ यहाँ फिर से बोल रहा है कि पावर जो फाइनल डिसीजन का था वो जनरल परवेज मुशर्रफ में था, आर्मी ऑफिसर में था, नन ऑफ द वेयर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसको लोगों ने चुना उसमें नहीं था। दिस हैपेंस इन मेनी डिक्टेटरशिप एंड द मोनार्कीज। और सेम यही चीज़ आप पढ़े होंगे कि डिक्टेटरशिप जब होता है, सेम यही चीज़ डिक्टेटरशिप में और मोनार्कीज मतलब राजा महाराजा के समय में भी होता था और डिक्टेटरशिप में भी होता है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज विथ दोज हु आर नॉट इन द इलेक्टेड। यानी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, मतलब पाकिस्तानी के पास या डिक्टेटरशिप के पास या मोनार्की के पास क्या था, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट तो था, गवर्नमेंट तो था, बट रियल पावर इज विथ दोज हु नॉट आर इलेक्टेड। लेकिन वास्तविक पावर, रियल पावर उसमें था जिसको चुना नहीं गया था। मतलब चुना हुआ आदमी के हाथ में झूठा पावर और नहीं चुना हुआ आदमी के पास पूरा पावर। यही चल रहा था पाकिस्तान में, यही होता है डिक्टेटरशिप में, यही होता है मोनार्कीज में। इसलिए ये सब चीज़ जहाँ होगा हम बोलेंगे वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो इन अ फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वाज विथ सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद द लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड द पीपल्स रूल। यानी इसीलिए बहुत सारे कंट्री में रियल पावर किसी बाहरी आदमी के पास होता है, एक्सटर्नल पावर के पास होता है, लोकली इलेक्टेड मेंबर के पास नहीं होता है। इसलिए उस चीज़ को लोग पीपल्स रूल नहीं कहेंगे। आप पीपल्स रूल्स नहीं कहेंगे मतलब वो डेमोक्रेसी नहीं होगा, वो डेमोक्रेसी नहीं होगा। तो यहाँ देखिए अब देखिए लास्ट ये जो केस आप पढ़े पाकिस्तान का, क्या कंक्लूजन निकला। तो दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय द मेंबर। यानी हम लोग को पाकिस्तान के कहानी पढ़ने के बाद ये क्लियर हुआ कि मेजर डिसीजन टेकन बाय द इलेक्टेड मेंबर बट इन नॉट पाकिस्तान। क्लियर है? पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता था, इसलिए पाकिस्तान में ट्रू डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी नहीं था। देखिए ये पहला केस था, पहला फीचर का पहला केस था पाकिस्तान से रिलेटेड, जो मैं आपको यहाँ तक समझा दिया। देख ली मैं क्या क्या आपको डिस्कशन कर दिया फिलहाल। देखिए मैं ये डिस्कशन किया हूँ आप लोग से, इसको एनसीईआरटी को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, आपके पास है अपना देखते रहिएगा एनसीईआरटी। ये डिस्कशन किया है और एक और ये डिसीजन किए हैं, ठीक है। तो पहला फीचर्स का हम केस आपको समझा दिए पाकिस्तान से रिलेट करके कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, फिर से सुन लीजिए,
पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी का हेड था, इलेक्टेड गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक दिया, खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया, फिर बाद में रेफरेंडम करवा लिया और रेफरेंडम करवाने के बाद वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया, अमेंडमेंट कर दिया, असेंबली नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली को ख़त्म कर दिया और इलेक्शन करवा कर प्रेसिडेंट बन गया और फिर बाद में इलेक्शन करवा दिया, जो पार्लियामेंट बना दिया और पार्लियामेंट में वही काम होता था जो जनरल परवेज मुशर्रफ कहता था। तो इससे हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में उस समय जब जनरल परवेज मुशर्रफ का राज चलता था तो डेमोक्रेसी नहीं था। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए। देखिए ये रहा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, देखिए, व्हाट अमेंडमेंट्स डिड परवेज मुशर्रफ ब्रिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बाय इशूजिंग अ लीगल फ्रेमवर्क। मतलब ये बोला जब लीगल फ्रेमवर्क जनरल परवेज मुशर्रफ लाया पाकिस्तान में, उससे क्या क्या अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए उसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं वही पढ़ाया हूँ, उसी का आंसर है, ठीक है, कोई नया नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। देखिए पाकिस्तान अंडर परवेज मुशर्रफ वाज ए डेमोक्रेटिक कंट्री या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, गिव रीजन। अभी जो कहानी पढ़ाए हैं, केस पढ़ाए हैं कि परवेज मुशर्रफ के अंदर में जो पाकिस्तान था तो उससे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक। अब जो भी बोलेंगे उसका रीजन बताइए। तो आपको तो पता है नॉन डेमोक्रेटिक था, तो नॉन डेमोक्रेटिक का रीजन यहाँ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट इसको भी लीजिए, लिखिएगा खुद से अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, जो नहीं किसी को छाप लीजिएगा, पढ़िएगा समझिएगा और यहीं से आंसर खुद की लैंग्वेज में लिखिएगा। तो देखो क्या क्या लिखा था कि पर्सनल बेनिफिट के लिए काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर दिया, उसके बाद प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव फाइनल डिसीजन नहीं लेता था, फाइनल डिसीजन वही होता था जो जनरल परवेज मुशर्रफ करता था, इसलिए ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया पाकिस्तान उस समय। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन करवा रहे हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। डिस्क्राइब एनी 5 फीचर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक पाकिस्तान अंडर द परवेज मुशर्रफ। यानी जनरल परवेज मुशर्रफ के समय जब पाकिस्तान था तो 5 को फीचर बताइए जो उस नॉन डेमोक्रेटिक करता है, मतलब 5 पॉइंट लिख देना। या उसी को देखिए, वाट वेयर, 1 मिनट, हाँ, वाट वेयर, 1 मिनट जूम करने दीजिए मुझे, वेट, हाँ देखिए यहाँ पर लास्ट 3rd क्वेश्चन, वाट वेयर द स्टेप टेकन बाय द मुशर्रफ इन पाकिस्तान टू एम्पायर हिमसेल्फ। यानी कहने का मतलब जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में अपने आप को एम्पावर करने के लिए, अपने शक्ति स्थापित करने के लिए, अपने पावर इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या किया था, मतलब वही कहानी लिखना पड़ेगा। तो क्या कीजिएगा आप लोग, एक चीज़ और, मैं और क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये भी जो क्वेश्चन दिख रहा है ना कुछ यहाँ पर शॉर्ट लॉन्ग, तो ये भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए, कुछ बनेगा तो बनाइएगा, नहीं तो धीरे धीरे जब चैप्टर इंड हो जाएगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप ये समझे होंगे। अब देखिए चलते थोड़ा बुक पे भी, आप लोग को ये जो मैं पढ़ाया कहानी को, इस कहानी का पॉइंट बाई पॉइंट निकाल के यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉपिक तो डाल दिए थे, केस स्टडी, मेजर डिसीजन टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, कुछ एग्जाम्पल्स लिखिएगा पाकिस्तान का, इसमें से पढ़ के फिर से यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी पढ़ के लिख लीजिएगा अपने बुक से। एक पॉइंट को इसमें केवल नोट कर देना, ये लिखना ही पड़ेगा पूरा कहानी। मैं कहानी समझा दूँ अच्छे से आप लोग को, देख लीजिए। और कुछ यहाँ रहा, ठीक है। तो ये नोट्स आप बना लीजिएगा, तब तक आप नोट्स कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।